हेलो फ्रेंड, मैं आफ्ताब आलम और आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट मैथ पेडागोजी के अंतर्गत बेहतरीन सारे क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। का पहला क्वेश्चन हमारा है वैन हिले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण यह साबित करता है कि छात्र किसी दिए गए ज्यामितीय निकाय का पर एक सिद्ध परिमाण जोड़ने या घटाने के प्रभाव का वर्णन करने में सक्षम है। जब बालक ज्यामिति का निकाय सिद्ध परिमाण को जोड़ने और घटाने में सक्षम हो जाएगा तो ऐसा स्थिति स्वयं सिद्धि में आता है और ये सबसे कठिन होता है, ये उच्च कक्षाओं में विकसित होता है। तो ये हो जाएगा हमारा दृढ़ता। ये हमारा लेवल 0 है, ये हमारा लेवल 4 है। वेन हिले के ज्यामिति सीखने के सिद्धांत के अनुसार ये दृढ़ता है वो लेवल 4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अवधारणा चरण के लिए एक प्रारंभिक अवधारणात्मक आधार प्रदान करता है लेकिन यह संज्ञान नहीं है। तो अभी संज्ञान नहीं है तो हो जाएगा कौन सा, त्वरित गणना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कठिन गणित पुस्तकालय और प्रयोगशाला के लिए औसत्य है। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न औसत्य हमारा पहला है। गणित सीखना केवल एक अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है। गणित प्रयोगशाला का एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ गणितीय गतिविधियाँ की जाती है और छात्रों को नए विचारों के लिए व्यवहार अनुभव मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है गणितीय पुस्तकालय में गणितीय पत्रिकाओं, संदर्भ पुस्तकों, सीडी से विभिन्न पत्रिकाओं को शामिल किया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है। गणितीय पुस्तकालय गणितीय अवधारणाओं, विषयों, कहानियों, संदर्भों, लेखों, पहेलियों और खेलों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी सही है। हमें गलत चूज करना है तो पहला वाला हमारा जो है ये क्वेश्चन गलत है आंसर, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य प्रेरणा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार का आंकलन किया जाता है। क्योंकि बाह्य प्रेरणा के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है तो इसके लिए हम लोगों को रचनात्मक आंकलन करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थी किसी कार्य को पूरा कर लेता है या एक मॉडल विकसित कर लेता है तो उसे परिणाम की सूक्ष्मता से जांच करनी होती है। ये तकनीक है क्योंकि बालक अपने आप से काम कर रहा है, एक मॉडल बना रहा है, विकसित कर रहा है, तो सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए, मतलब स्वयं आंकलन होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वयं आंकलन। छठा क्वेश्चन है स्वयं आंकलन प्रदान करता है, डैश प्रदान करता है। क्योंकि स्वयं आंकलन है तो बाह्य नहीं होगा, अंतः प्रेरणा हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा। स्वयं आंकलन में आंतरिक प्रेरणा मिलती है। सातवां क्वेश्चन है हमारा गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, प्रश्न करता है यानी कुछ एग्जाम्पल बता देता है तथा उसके बाद छात्रों को पुस्तक दी जाती है समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है, चूँकि प्रश्न टीचर करा चुके हैं, अब कुछ कराएंगे तो अभ्यास करने के लिए दिया गया है। तो समीपता का नियम ये नहीं होगा, पुनर्बलन का नियम नहीं होगा, तत्परता का नियम नहीं होगा, अभ्यास का नियम होगा। अभ्यास के नियम को थॉर्नडाइक साहब ने कहा था शैक्षणिक प्रक्रिया का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। कौन सा? अभ्यास का नियम। ये थॉर्नडाइक साहब का कथन है। अब चलते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से उच्च उद्देश्य क्या नहीं है। उच्च उद्देश्य नहीं है। गणितीय तर्क ये हमारा उच्च उद्देश्य है। संख्या संक्रिया ये निम्न उद्देश्य है।
उद्देश्य एनसीएफ में दो तरह के होते हैं, एक निम्न उद्देश्य जिसको संकीर्ण उद्देश्य भी कहते हैं। संकीर्ण उद्देश्य में होता है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना या छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीयकरण करना, ये संकीर्ण उद्देश्य छोटे स्तर पर उद्देश्य है, बड़े स्तर पर ये उद्देश्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। गणित तार्किक है, बिल्कुल सही, गणित तार्किक है। गणित व्यवस्थित है, ये भी सही है। ये पैटर्नों का अध्ययन, ये भी सही है। ये अपरिभाषित पदों में परिमय की ओर गमन नहीं करता है, यही बात गलत है। तो हमारा हो जाएगा 9 का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणित तार्किक योग्यता का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। गणित एक भाषा है, बिल्कुल सही है। गणित एक संगठित निकाय गणित द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हमको कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। तीनों वाला ऑप्शन कहाँ है? 1, 2 और 3 हमारे यहाँ चौथा नंबर में ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का 4। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम देखें। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है गणित में एक प्रति उदाहरण प्रदान करने का उद्देश्य है। अनुमान को पुनर्बलन करना, अनुमान को परबल करना, ये बात नहीं है। एक प्रमेय का समर्थन करना, ये बात भी नहीं है। एक सामान्यीकरण को चुनौती देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 हमारा क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संकीर्ण उद्देश्य हमको संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो संख्या संबंधी कौशल विकसित करना कहाँ है? यहाँ है। और उस जो उद्देश्य है समस्या समाधान को विकसित करना, ये हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार है। ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। हमारा 13वां क्वेश्चन है कक्षा 1 की एक शिक्षिका एक बच्चे को पेन, इरेजर और शार्पनर की संग्रह वस्तुओं की कुल संख्या गणना करने के लिए कहती है। विद्यार्थी सभी वस्तुओं को एक पंक्ति में रखता है, गिनना शुरू करता है। 10 वस्तुएं कहने की जगह वह ये कहता है कि 2 पेन, 5 इरेजर, 3 शार्पनर है। आपके अनुसार गणना के सिद्धांतों में से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा गणना और गणित का मूल सिद्धांत। गणना और गणित का मूल सिद्धांत ये कहाँ है भाई? गणना और गणित का मूल सिद्धांत जो है ये यहाँ है, एकांकी संगति का सिद्धांत। एकेकी संगति का सिद्धांत जो है इसी को हम लोग कहते हैं गणना और गति का मूल सिद्धांत ही एकेकी संगति का सिद्धांत है। ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। हमारा 14वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अधिगम अनुभव प्रदान करते समय होना चाहिए, बिल्कुल। अधिगम के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण के समय होना चाहिए, बिल्कुल। अधिगम उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और अधिगम के अनुभव प्रदान करने के बाद भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है एक दिए गए आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। हालांकि कई बच्चों ने यह उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा है। एक शिक्षक बच्चों को यह समझाने में कैसे सहायता कर सकता है कि उनके क्षेत्रफल समान है? तो हम लोग जो है देखिए पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। पैमाना तो बता ही रहा है कि कोई बच्चा बराबर बता रहा है, कोई छोटा बड़ा बता रहा है। देखिए जियो बोर्ड में सिर्फ हम लोग आकृति को बता सकते हैं कि छोटा है बड़ा, क्षेत्रफल नहीं दिखा पाएंगे। इसमें जियो बोर्ड में तो सिर्फ 2D आकृति बनता है। तो हम आलेख पेपर का प्रयोग करके जिसमें बहुत सारे डॉट डॉट बिंदु दिए हुए रहते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा?